आज के ट्यूटोरियल में हम डी फ्लिप फ्लॉप का मुताला करेंगे। हम देखेंगे कि डी फ्लिप फ्लॉप डी लैच से किस तरह मुख्तलिफ है। इसके अलावा हम प्रोटियस में इसके स्कीमेटिक डायग्राम को सिमुलेट करके देखेंगे और इसकी इनपुट और आउटपुट वेवफॉर्म का मुताला करेंगे। आइए तफसील से देखते हैं। हम एक गुज़िश्ता वीडियो के अंदर डी लैच को अच्छी तरह समझा चुके हैं, लेकिन फिर भी रिवीजन के लिए इसको एक नज़र दोबारा देख लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि नैंड गेट की अगर कोई भी एक इनपुट लो हो जाए तो इसकी आउटपुट हाई हो जाती है। और एक और बात हम जानते हैं कि आर एस फ्लिप फ्लॉप जो आगे ये लगी हुई है, इसकी अगर इनपुट वन वन हो जाए तो आउटपुट जो है वो नो चेंज में चली जाती है। नो चेंज से ये मुराद है कि अगर लैच सेट है तो सेट रहेगी, रीसेट है तो रीसेट रहेगी, चाहे इनपुट पर जो भी होता रहे। तो सादा बात ये हुई कि अगर इनेबल पर ज़ीरो है तो चाहे आप डी पर जो मर्ज़ी देते रहें, जो हमारी लैच है वो अपनी पुरानी स्टेट बरकरार रहेगी और किसी तब्दीली में नहीं जाएगी। अब ये हम तसव्वुर करते हैं कि इनेबल पर हमने वन दे दिया है और यहाँ पर भी हम क्या देते हैं, वन देते हैं। तो इन दोनों इनपुट पर क्या आ गया, वन आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। जब यहाँ पर वन आया, जहाँ पर हमने वन वन दिया था और यहाँ पर ज़ीरो आ गया है, तो हम देखते हैं कि दूसरे नैंड गेट की क्या सूरत हाल है। यहाँ पर वन आ चुका है और यहाँ वन इन्वर्ट होकर ज़ीरो आ जाएगा। और हम जानते हैं कि अगर इसकी कोई एक इनपुट भी ज़ीरो हो गई तो आउटपुट क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। हमारे पास इनपुट क्या बनी, जीरो वन, और हम जानते हैं कि इसको जीरो वन देने से स्टेट क्या बनेगी, वन जीरो बनेगी। तो हमारी आउटपुट क्या आ जाएगी, वन जीरो। यानी कि हम अगर डी पर वन दें और एनेबल पर भी वन दें तो आउटपुट भी हमारी वन जीरो आ जाएगी। अब हम ये देखते हैं कि ये तो वन ही है और इसको ज़ीरो दे के देखते हैं। जब हम इसको ज़ीरो देंगे तो यहाँ पर वन आ जाएगा और यहाँ से ये इन्वर्ट होके ज़ीरो यहाँ पर वन आ जाएगा। तो वन वन की केस में यहाँ पर क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। और हम जानते हैं कि वन ज़ीरो अगर ये जो ये वाली एस आर लैच होती है इसको दे दें तो ये क्या हो जाती है, ये रीसेट हो जाती है। यानी कि ज़ीरो वन की स्टेट में चली जाती है। यानी कि हम डी पर ज़ीरो देंगे तो क्यू पर ज़ीरो मिलेगा, और अगर डी पर हम वन देंगे तो क्यू पर भी वन मिलेगा। शर्त ये है कि इनेबल इनपुट जो है वो वन हो। अगर इनेबल इनपुट वन नहीं होगी तो हमारी आउटपुट चेंज नहीं होगी। हमने इसको मुख्तसरन इसलिए बताया है कि हम इसको पहले बता चुके हैं। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई तो बराह मेहरबानी हमारी गेटेड डी लैच की वीडियो को तफसील से देखिए। नीचे वाली डायग्राम के अंदर हमने बिल्कुल वही वाला सर्किट बनाया है और उसके पीछे एक पल्स ट्रांजिशन डिटेक्टर लगा दिया है। पल्स ट्रांजिशन डिटेक्टर क्या होता है इसको अभी हम तफसील से देखेंगे। अभी सिर्फ इतनी सारी बात समझ लें कि जो पल्स ट्रांजिशन डिटेक्टर होता है वो या तो राइजिंग जो हमारी पल्स होती है, जो हमारा एज होता है उसको वो डिटेक्ट करता है, या फिर फॉलिंग एज को डिटेक्ट करता है। ये राइजिंग और फॉलिंग एज क्या होते हैं, देखिए ये हमारे पास अगर कोई वेव फॉर्म है, डिजिटल वेव फॉर्म है जिसमें ज़ीरो से वन बदल रहे हैं, तो जैसे ही ज़ीरो से वन चेंज आता है इसको हम कहते हैं कि ये ट्रांजिशन हुई है, या ये एक एज है। ये कौन सा एज है, ये राइजिंग एज है और ये फॉलिंग एज है। इसको पॉजिटिव एज भी कहते हैं और इसको नेगेटिव एज कहते हैं। तो हम ऐसी आउटपुट चाहते हैं इस ब्लॉक के बाद कि जैसे ही हमारे पास ये वाली राइजिंग एज आए तो उसके लिए थोड़ी देर हमारे पास इनपुट रहे, यानी कि हाई हो और फिर लो हो जाए और बाद में लो ही रहे जब तक दोबारा राइजिंग एज नहीं आता। फॉलिंग एज भी हम चाहते हैं कि हमारी जो इनपुट है वो लो ही रहे। अच्छा, अगर ये हम चीज़ दे दें इस सर्किट को तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी उसको हम इस ट्रुथ टेबल से जाहिर कर सकते हैं। ये ट्रुथ टेबल ये कहता है कि अगर डी पर ज़ीरो हो तो आउटपुट पर तभी ज़ीरो होगी जब जैसे ही राइजिंग एज आएगा। कहने का ये मतलब है कि अगर डी पर वन है और राइजिंग एज नहीं आया और पहले यहाँ पर ज़ीरो मौजूद था, तो उस वक्त तक यहाँ पर ज़ीरो ही मौजूद रहेगा जब तक राइजिंग एज नहीं आता। और इसी तरीके से डी पर जो है वो अगर वन हम देते हैं तो, और आगे जो है वो ज़ीरो था, तो उस वक्त तक वन नहीं होगा जब तक राइजिंग एज नहीं आता। जब क्यू पर वन होता है तो हम इसको सेट स्टेट कहते हैं, और जब क्यू पर ज़ीरो होता है तो हम इसको रीसेट स्टेट कहते हैं। हो सकता है कि अभी ये बात आपको समझ में ना आई हो। थोड़ी देर के बाद हम इस जो हमारी डी लैच है इसको प्रोटीएस में सिमुलेट करके देखेंगे तो उम्मीद है कि बात अच्छी तरह से वाज़ेह हो जाएगी। एक चीज़ की और रिवीजन दरकार है, वो ये है
कि हमारे पास दो तरह की डिवाइसेस होती हैं, लेवल सेंसिटिव और एज सेंसिटिव। हमारे पास तमाम जो लैचेस थी वो क्या थी, वो लेवल सेंसिटिव थी। और जो अभी हम डी फ्लिप फ्लॉप से आगे, जैसा कि जे के फ्लिप फ्लॉप और मास्टर मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे, वो एज सेंसिटिव है। तो फ्लिप फ्लॉप क्या है, वो एज सेंसिटिव है। ये देखें, यहाँ पर हमने दिखाया है कि ये एक राइजिंग एज है, ये भी राइजिंग एज है, ये भी राइजिंग एज है। तो बेसिकली ये पॉजिटिव एज सेंसिटिव डिवाइस है कि जो अपनी आउटपुट कब तब्दील कर रही है, कि जैसे ही ये राइजिंग एज आया, इसने देखा कि इनपुट क्या है, इस इनपुट के मुताबिक इसने अपनी आउटपुट तब्दील कर ली। अच्छा, उसके बाद हमारी जो ये जो आउटपुट तब्दील कर ली, ये जो इनपुट है ये तब्दील हो गई, लेकिन इसने अपनी आउटपुट तब्दील नहीं की। क्यों तब्दील नहीं की? जैसे ही राइजिंग एज आएगा उस लम्हे ये देखेगा कि हमारी इनपुट क्या है, अगर वो लो है तो इनपुट को इसने लो कर लिया। इसी तरीके से बाद में क्या हुआ कि यहाँ पर राइजिंग एज आया, लेकिन उस वक्त जो हमारी इनपुट थी वो लो हो चुकी थी, लिहाजा इसको इसने लो पे ही मेंटेन रखा। फिर जब राइजिंग एज आया, इसने देखा इनपुट क्या है, इनपुट हाई थी, इसने अपनी आउटपुट को हाई कर दिया। और ये हाई उस वक्त तक मेंटेन रही जब तक नया राइजिंग एज नहीं आया। जैसे ही ये राइजिंग एज आया, इसने इनपुट को देखा और इसके हिसाब से अपनी आउटपुट को तब्दील कर दिया। इसके बरक्स ये जो हमारे पास लेवल सेंसिटिव है, इसमें ऐसा है कि ये देखता है कि ये हमारे पास इनपुट है, ये इनपुट हो रही है। किसी भी लम्हे पर हमारे पास अगर जो इनपुट है वो क्या होती है, वो तब्दील हो जाती है, तो उस लम्हे पर ये देखा जाएगा कि हमारा लेवल क्या है। मिसाल के तौर पर ये जो हमारे पास ये वाली जगह है, यहाँ पर देखें ये हाई है, और इसके बाद क्या है कि हमारी आउटपुट मेंटेन रही। और ये कब चेंज हुई? ये उस वक्त चेंज, जब ये चेंज हुई उस वक्त इसने इसको देखा तो ये इनपुट लो पड़ी हुई थी। और जब ये इनपुट चेंज हुई तो उस वक्त इत्तफाकिया तौर पर जो हमारी क्लॉक थी वो किस पर थी, वो हमारे पॉजिटिव लेवल पर थी। तो इस तरीके से आउटपुट चेंज हो गई। दरअसल ये जो डिवाइसेस हैं इसमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क होता नहीं है। सिर्फ बात यह है कि यहाँ पर हमारी इनपुट जो है वो थोड़ी ज़्यादा टाइम के लिए होती है। और अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि जब हमारी इनपुट तब्दील होती है उस वक्त हम देखते हैं कि हमारा ये जो क्लॉक थी वो क्या हमारे पास पॉजिटिव लेवल पे मौजूद है, तो हम अपने आउटपुट को चेंज कर लेते हैं, अदरवाइज नहीं चेंज करते। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास डी फ्लिप फ्लॉप जो है उसकी स्कीमेटिक किस तरह की होती है और वो किस तरह से काम करती है। डी फ्लिप फ्लॉप और गेटेड डी लैच, इन दोनों का सर्किट डायग्राम जो स्कीमेटिक है, इंटरनल डायग्राम जिसको कह लें, वो बहुत मिलती जुलती है। इनमें बस इतना फ़र्क है कि जो डी टाइप फ्लिप फ्लॉप होता है उसके इनपुट पर एक पल्स ट्रांजिशन सर्किट लगा हुआ होता है। इस चीज़ को अभी हम तफसील से देखेंगे। पहले हम इस कन्फिग्रेशन को देख लेते हैं कि इसके अंदर हम अगर डी इनपुट और क्लॉक इनपुट पर 0 1 के कम्बिनेशन दें तो आउटपुट क्यू जो है उस पर हमें क्या हासिल होता है। जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड के नहीं हैं उन्हें शुरू में शायद ये वाला सर्किट समझने में थोड़ी सी दुश्वारी हो कि हमने किस तरीके से यहाँ पर 0 और 1 दिया है। इस चीज़ को हम तफसील से समझने के लिए एक छोटा सा सर्किट देखते हैं। इस सर्किट को गौर से देखें। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के नहीं हैं फिर भी आपके लिए ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को समझ लें, ताकि आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जहाँ पर हम कहते हैं कि 0 जा रहा है या 1 जा रहा है, तो वहाँ पर बेसिकली 5 वोल्टेज और 0 वोल्टेज किस तरह से मुहैया किए जाते हैं। इस सर्किट के अंदर हमने एक बैटरी दिखाई है जो कि 5 वोल्टेज की बैटरी है। हमने एक रजिस्टर दिखाया है और यहाँ पर एक पुश बटन दिखाया है। जब ये पुश बटन ओपन है, मतलब हमने इस पुश बटन को प्रेस नहीं किया हुआ। जिन लोगों को पुश बटन का नहीं पता, आप इसको ऐसा समझिए कि जैसे डोर बेल होती है, उसको हम दबाते हैं और वो उसमें एक स्प्रिंग लगा होता है, बाद में वो खुद वापस आ जाती है। यानी कि जितनी देर हम दबा के रखते हैं उतनी देर ये सर्किट में एक रहता है, बाद में ये ब्रेक हो जाता है। तो बेसिकली आप ये देखें कि फिलहाल ये सर्किट क्या हुआ हुआ है, ब्रेक हुआ हुआ है। जब ये ब्रेक हुआ है तो यहाँ पर ये जो जगह है यहाँ पर कितने वोल्टेज होंगे। जब मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर कितने वोल्टेज होंगे, तो बेसिकली सिर्फ एक जगह की बात नहीं हो रही होती,
इसकी दूसरी पिन यानी कि मीटर की दूसरी पिन कहाँ पर है, तो बेसिकली जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है उसकी निस्बत से, उसके रेफरेंस से यहाँ पर कितने वोल्टेज हैं। तो यहाँ पर कितने वोल्टेज हैं ये हमने जानना है। और दूसरी बात ये है कि अगर हम ये कहें कि इस पर कितने वोल्टेज हैं, तो यहाँ इस टर्मिनल पर कितने वोल्टेज हैं, दो बातें हो सकती हैं। एक तो ये है कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से की निस्बत यहाँ पर कितने वोल्टेज है, और इस टर्मिनल की निस्बत यहाँ पर कितने वोल्टेज हैं। तो अभी ये जो मीटर आपको नज़र आ रहा है ये यहाँ पर वोल्टेज बता रहा है बैटरी के इस टर्मिनल के रेफरेंस से, यानी कि इस रजिस्टर के अक्रॉस कितने वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं। और ये वाला मीटर ये बता रहा है कि इस स्विच के अक्रॉस कितने वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं। तो अभी ये क्या है, ये एक ओपन सर्किट है। तो जब ये ओपन सर्किट है तो क्या ख्याल है आपका कि इस जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इस पर कितने वोल्टेज आ रहे होंगे। यकीनी तौर पर इस पर जीरो वोल्टेज आ रहे होंगे। इस पर जीरो वोल्टेज इसलिए आ रहे होंगे कि जब इस सर्किट में से करंट चलेगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होंगे और तभी आपको यहाँ पर वोल्टेज मिलेंगे। अच्छा, अब दूसरा सवाल ये है कि इस मीटर पर कितने वोल्टेज शो होंगे, यानी कि इस स्विच के अक्रॉस जो कि एक ओपन सर्किट है उस पर कितने वोल्टेज होंगे। हाँ, ये थोड़ी सी ट्रिकी बात है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि यहाँ पर भी जीरो वोल्टेज होंगे, लेकिन यहाँ पर जीरो वोल्टेज नहीं होंगे, बल्कि यहाँ पर ये सारे के सारे 5 वोल्टेज यहाँ पर होंगे। बेसिकली बात यह है कि ये सारे वोल्टेज जो हैं यहाँ पर आपको मिल रहे हैं इन दो टर्मिनल पर, इन दो पॉइंट्स पर। यानी कि जब सर्किट ओपन होता है तो जो जगह ओपन होती है वहाँ सारे के सारे वोल्टेज मिल रहे होते हैं। हाँ, इसमें से करंट जीरो चल रही है और वोल्टेज क्या हो रहे हैं, सारे के सारे ड्रॉप हो रहे हैं। कहाँ पर ड्रॉप हो रहे हैं, यहाँ पर ड्रॉप हो रहे हैं। इस बात को एक और तरह से भी समझा जा सकता है कि देखें, ये जो दो टर्मिनल हैं इनके दरमियान कितनी रेजिस्टेंस है, इनके दरमियान इन्फिनिटी रेजिस्टेंस है, लामहदूद। तो लामहदूद है उसकी निस्बत ये 10 किलो ओम की जो रेजिस्टेंस है वो तो कुछ भी नहीं है। तो अगर आप ये सोचें कि इस सर्किट में ज़्यादा वोल्टेज किस पर ड्रॉप होंगे, तो वो इस खाली जगह जो है जहाँ पर लामहदूद रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस ड्रॉप होंगे, उसके अक्रॉस ड्रॉप होंगे। तो कितने ड्रॉप होंगे, क्योंकि लामहदूद है तो जितने भी वोल्टेज हैं सारे इस पर ड्रॉप हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों को इस बात पर यकीन नहीं आ रहा होगा। इस सर्किट को हम चला के देखते हैं और देखते हैं यहाँ पर कितने वोल्टेज ड्रॉप होते हैं। देखिए, मैं इस सिमुलेशन को रन करने लगा हूँ। देखिए, मैंने जैसे ही इसको रन किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर 5 वोल्टेज आपको नज़र आ रहे हैं। तो अब आपको यकीन आ गया होगा कि यहाँ पर वाकई 5 वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं। इसकी जो हमारे पास सर्किट है इसकी सिमुलेशन को थोड़ी देर के लिए पॉज करते हैं। हमने बल्कि इसको बंद कर दिया। अच्छा, अब आप ये देखें कि ये जो बटन है इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं, ठीक है, और इसको यहाँ से हटा सकते हैं। और मैं अगर इसको ये करूँगा तो मतलब ये है कि मैं यहाँ पर अगर प्रेस करूँगा, क्लिक करूँगा, तो ये पक्का पक्का क्या हो जाएगा, मेक हो जाएगा। और जब इसको हटा दूंगा तो हटा होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक दफ़ा क्लिक करूँगा तो ये एक दफ़ा पुश होता है। तो अभी देखते हैं हम लोग इसको दोबारा चला कर, और देखिए यहाँ पर 5 वोल्टेज आ रहे हैं। मैं अगर इसको मेक कर देता हूँ तो क्या होता है, यहाँ से करंट चलना शुरू होता है और आइडियली इसकी रेजिस्टेंस तो ज़ीरो होती है। तो सारी रेजिस्टेंस कहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर मौजूद है। तो सारे वोल्टेज इसके ग्रास ड्रॉप होना शुरू हो गए, यानी कि 5 के 5 वोल्टेज। तो आप ये देखें कि जैसे ही मैं इसको हटाता हूँ तो 5 वोल्टेज यहाँ ड्रॉप होते हैं, और जैसे ही मैं इसको मेक करता हूँ तो 5 वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप होते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप इसके जो बाएं तरफ हमने यहाँ पर ये सर्किट दिखाया है छोटा सा, ये बेसिकली जो सर्किट है ये बिल्कुल वही सर्किट है जो कि हमने ये दाएं तरफ दिखाया है। बस हमने किया ये है कि ये एक अलग नोटेशन से दिखाया है कि ये 5 वोल्टेज हैं, ये यहाँ से आ रहे हैं और यहाँ ये ग्राउंड के पास जा रहे हैं। तो आप ऐसा समझिए कि ये आगे एक बैटरी 5 वोल्टेज की लगी हुई है जो इसके साथ मिली हुई है। तो आमतौर पर जब स्कीमेटिक डायग्राम बनाई जाती हैं तो उनको इस तरह से बना लिया जाता है। दिखाने की का सिर्फ मतलब ये है, मकसद ये है कि आपको ये पता चल जाए कि ये दोनों एक ही सर्किट है। इसको भी चला के देखते हैं। देखिए, जब मैं इसको पुश करता हूँ तो यहाँ पर जीरो वोल्टेज हो जाते हैं। ये इसको पुश करता हूँ, यहाँ जीरो वोल्टेज हो जाते हैं, और यहाँ पर 5 वोल्टेज ड्रॉप होते हैं क्योंकि सारा करंट इसमें से गुजर रहा है, और यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं। और जब मैं इसको हटा देता हूँ यानी कि ओपन कर देता हूँ तो यहाँ पर इन्फिनिटी रेजिस्टेंस होती है, सारे वोल्टेज यहाँ पर मिलते हैं। और चूंकि करंट नहीं चल रहा तो इसके ऊपर कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होते, यहाँ पर आपको जीरो वोल्टेज मिलते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम अपने असली टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि हम आपको दिखाना चाहते हैं। अब आप ये देखें कि ये जो है हमारे पास स्कीमेटिक, इसमें ये हम सर्किट देख चुके हैं। अब आप यकीनन देख रहे होंगे कि यहाँ पर जिस वक्त ये प्रेस नहीं किया हुआ और ये
पुश बटन जो है ये मेक नहीं हुआ हुआ, तो यहाँ पर कितने वोल्टेज आ रहे हैं, यहाँ 0 वोल्टेज आ रहे हैं। और जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पर कितने वोल्टेज होंगे, यहाँ पर 5 वोल्टेज होंगे। तो यहाँ पर कितने वोल्टेज मुहैया हो जाएंगे, तो इस तरीके से हम यहाँ पर 5 वोल्टेज भी दे सकते हैं और 0 वोल्टेज भी दे सकते हैं। जब हम इसको 0 वोल्टेज देंगे तो हम कहेंगे ये लो इनपुट है या 0 इनपुट है, और जब हम इसको मेक कर देंगे तो यहाँ पर 5 वोल्टेज मिल जाएंगे, हम कहेंगे कि ये 1 हमने मुहैया कर दिया या हाई इनपुट मुहैया कर दी। तो इन दोनों पिनों पर क्या मिल जाएगा, हाई मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं डी इनपुट की। डी इनपुट को हमने जोड़ा है एक, हमारे पास एक सिंगल पोल डबल थ्रू स्विच के साथ। तो इसकी जो ये वाली पिन है ये इधर जा रही है, जो कि हमारे इन दो जो नैंड गेट है इनकी इनपुट बन रही है। और हमारे पास जो ये वाली पिन है ये या तो इसके साथ जोड़ सकती है या इसके साथ जोड़ सकती है। तो ये देखें कि हम ना इसको जो है वो या तो इधर जोड़ सकते हैं और या फिर इधर जोड़ सकते हैं, इसकी दो ही हालतें हैं। तो या तो ये 5 वोल्टेज के साथ जुड़ी होगी या फिर ये ग्राउंड यानी कि 0 के साथ जुड़ी होगी। तो जब ये ऊपर जुड़ी होगी तो यहाँ पर हाई आएगा, और जब इसको हम इसके साथ जोड़ेंगे तो यहाँ पर 0 आएगा। तो एक नज़र हम इसको देख लेते हैं कि बेसिकली हमारा ये सर्किट करेगा क्या। देखें जिस वक्त हम इसको क्या करेंगे, जब हम इसको मेक कर देंगे तो यहाँ पर 0 पहुंच जाएगा। जब यहाँ पर 0 पहुंच जाएगा तो इन दोनों के ऊपर क्या आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा। और 1 1 आ जाएगा तो आगे क्या होगा, नो चेंज होगा। तो सादा बात यह है कि जब तक यहाँ पर हम 1 नहीं देंगे या हाई इनपुट नहीं देंगे उस वक्त तक चाहे डी इनपुट जो मर्जी हो, आउटपुट अपनी पुरानी स्टेट में बरकरार रहेगी। तो आइए इस चीज़ को देखते हैं। अभी हमने यहाँ पर इसको मिला दिया है, तो यहाँ पर आपको कितने वोल्टेज मिलेंगे, यहाँ पर आपको 5 वोल्टेज मिलेंगे, 5 वोल्टेज यानी कि हाई मिलेगा। आइए देखते हैं, ये देखें जैसे ही हमने इसको ऑन किया तो देखें यहाँ पर 5 वोल्टेज मिल गया, इसको रेड से ये शो कर रहा है और ब्लू को ये शो कर रहा है 0 से। तो देखें इन दोनों पिनों पर क्या आ गया, हाई हाई आ गया। अब हाई आ गया तो अब ये देखा जा सकता है कि इस पिन पर क्या वोल्टेज है, जब दोनों पर हाई है तो इस पर लो लो मुहैया हो रहा है। ये जो गेट है हमने गेट पर एक तफसीली वीडियो बनाई है। अगर आपको गेट का ऑपरेशन समझने में कुछ दुश्वारी है तो उसमें हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि ये गेट किस तरह से काम करते हैं। तो नैंड गेट ऐसा गेट होता है जिसकी आउटपुट तभी लो होती है जब इसकी दोनों इनपुट हाई हों। तो अभी ये केस पूरा हो रहा है, इसकी दोनों इनपुट हाई हैं और इसकी आउटपुट लो हो गई। और अब आप ये देखें इसकी एक इनपुट लो है इसकी, इसलिए इसकी आउटपुट क्या हो गई, हाई हो गई। तो जब हमने इसको 0 1 दिया तो ये आगे हमारे पास 1 0 हमारे पास आ गया। तो अभी हमारे पास जो हमारी लैच है वो क्या हो गई, सेट हो गई, क्योंकि क्यू पर हमारे पास 1 अवेलेबल है। 1 हमारे पास क्यों अवेलेबल है, क्योंकि डी पर हमारे पास 1 था। तो जैसे ही डी पर 1 होगा तो इधर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अच्छा अब हम एक और चीज़ देखते हैं कि हम इसको लो कर देते हैं। जब हमने इसको लो किया तो देखिए यहाँ पर तो हमने लो कर दिया, लेकिन आउटपुट जो है वो अभी भी वही है। उसकी वजह ये है कि जब इस पर 0 0 आया तो ये नो चेंज में चली गई। अभी इस पर कोई मतलब चेंज नहीं आएगा, चाहे हम इनपुट को तब्दील भी कर दें। देखें हमने इनपुट को तब्दील कर दिया, जब हमने इनपुट को तब्दील किया तो आउटपुट हमारी फिर भी 1 0 ही पड़ी हुई है। अगर चाह यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया, लेकिन जब आपके पास इन दोनों पर 0 मौजूद है तो आउटपुट क्या होगी, 1 1 होगी। और 1 1 क्या होता है, नो चेंज होता है, इसलिए आपकी आउटपुट जो है वो बगैर तब्दीली के सेट स्टेट में ही पड़ी रहेगी। तब्दील कब होगी, तब्दील उस वक्त होगी जब हम इसको क्या करेंगे, जब इसको हम 1 दे देंगे। जब हम 1 दे देंगे तो ये क्या हो गया, रीसेट हो गया। जब ये रीसेट हो गया और मैंने इसको बंद कर दिया, मतलब इसको ओपन कर दिया, तो भी ये रीसेट ही रहेगा। अच्छा अब ये तो रीसेट रहेगा, लेकिन अगर क्या मैं इसको हाई कर दूं तो ये सेट हो जाएगी, नहीं ये सेट नहीं होगी। बल्कि उस वक्त तक ये सेट नहीं होगी जब तक दोबारा इस पर हाई नहीं आता। ये देखें इसको हमने अगरचा डी इनपुट हाई हो गई है, लेकिन क्लॉक इनपुट या इनेबल इनपुट जो गेट डी लाइट में जिसे हम इनेबल भी कहते हैं वो हमने लो रखी हुई है, लिहाजा आउटपुट पर कोई तब्दीली वाक़या नहीं हुई। अब खुलासा कलाम ये है कि जो हमारे पास ये लैच है ये फॉलो तो डी को करती है, यानी कि डी पर जो इनपुट होगी वो आउटपुट पर जाएगी, लेकिन कब जाएगी, उस वक्त जाएगी जब हम क्लॉक को इनेबल करेंगे, क्लॉक वाली पिन पे 1 देंगे। तो जब हम इसको इसको 1 देंगे तो आउटपुट तब्दील होगी, अदरवाइज पुरानी स्टेट में पड़ी रहेगी। चाहे
डी इनपुट तब्दील होती ही ना रहे। लेकिन जैसे ही इस पर 1 आएगा तो वो डी को देखेगा और उसको आगे ट्रांसफर कर देगा। देखिए अभी इस पर 1 मौजूद है, जैसे ही हम इसको ये करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास हमारी जो डी लैच है वो सेट हो जाएगी और जो डी पर इनपुट मौजूद है वो इस पर आ जाएगी। अच्छा अब ये देखते हैं कि अगर ये हम इसको 1 मुहैया रखते हैं और इसको तब्दील करते हैं तो क्या होगा। यकीनी तौर पर हमारी आउटपुट तब्दील होगी। ये देखें आउटपुट तब्दील हो गई। अब ये देखें ये आउटपुट तब्दील हो गई। तो अब आपको समझ में आ गई होगी बात कि गेटेड डी लैच जो है वो किस तरह से काम करती है। अच्छा जो फ्लिप फ्लॉप होता है वो क्या करता है। फ्लिप फ्लॉप ये करता है कि जो इनपुट होती है उसको बस एक छोटी सी पल्स देता है। छोटी सी पल्स देने से ये मुराद है कि बस एक दफ़ा वो उसको मेक कर देता है बस। अब आप ये देखें कि अभी हमारे पास इनपुट पे हाई है और पुरानी स्टेट में पड़ी हुई है, और मैं इसको लो भी कर देता हूँ जो इसकी री इनपुट है, तो आउटपुट चेंज नहीं हो रही। लेकिन मैं सिर्फ इसको एक दफ़ा प्रेस करता हूँ, देखिए एक लम्हे के लिए प्रेस हुआ लेकिन आउटपुट उसने तब्दील कर दी, इसको रीसेट कर दिया। जो कि इनपुट पर हमारे पास थी वो आउटपुट पर आ गई। अच्छा अब आप ये देखें, दोबारा करके दिखाते हैं आपको। अब हाई चली गई लेकिन ये नहीं तब्दील हुई। अब हम सिर्फ एक दफ़ा इसको प्रेस करेंगे, मतलब पुश करेंगे, बस ये प्रेस होगा वापस आ जाएगा यहाँ पर। एक लम्हे के लिए 1 आएगा और क्या होगा, हमारी जो लैच है वो सेट हो जाएगी। देखिएगा, देखें हमारी लैच सेट हो गई और ये सेट ही रहेगी उस वक्त तक जब तक हम क्या करेंगे, हम इनपुट को तब्दील नहीं करेंगे और एक दफ़ा दोबारा इसको प्रेस नहीं करेंगे। तो उम्मीद है अब आपको इस चीज़ की तो समझ में आ गई होगी। अब आगे देखते हैं कि बेसिकली जो ये वाला सर्किट है ये डिजिटल जो डिवाइस हमारे पास गेट वगैरह हैं उनसे कैसे बनाएंगे हम लोग। और इसके बाद हम ये देखेंगे कि जो कमर्शियली अवेलेबल हमारे पास डी फ्लिप फ्लॉप होता है वो किस तरह का होता है और उसको सिमुलेट करके देखेंगे। स्क्रीन पर आपको राइजिंग एज डिटेक्टर का सर्किट नज़र आ रहा है। इस सर्किट की तफसील देखने से पहले आइए थोड़ा सा हम इन इनपुट सिग्नल को देख लेते हैं। ये हमारे पास एक नॉर्मल पल्स सिग्नल है। ये इसकी लो इनपुट है, यहाँ से ये हाई हो गई और यहाँ से फिर लो हो गई। ये बिल्कुल इसके जो इन्वर्टेड सिग्नल है इसका इन्वर्टेड सिग्नल है, लेकिन आप गौर करें कि ये थोड़ा डिले है। अच्छा ये हमने कैसे प्रोड्यूस किया, देखें हमारे पास एक सिग्नल जनरेटर की फंक्शनैलिटी मौजूद होती है, हम उससे ये वाली वेव फॉर्म जनरेट कर लेंगे। अब हमने ये वाला सिग्नल जनरेट करना है तो इसके लिए हमें एक इन्वर्टर चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर नैंड गेट को इस तरह इस्तेमाल किया जाए तो ये एक इन्वर्टर की तरह इस्तेमाल होता है, यानी अगर इसको ज़ीरो दी जाए तो ये 1 दे देगा, 1 दिया जाए तो ज़ीरो दे देगा। और हम इसके अंदर इसका ना डिले भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो इसके अंदर जो है इसका डिले भी जो है वो हो सकता है। इसको इसको हम इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके अंदर हम इसको चंद नैनो सेकंड का जो है वो क्या कर देते हैं, डिले दे देते हैं। तो इससे ये होगा कि हमारे पास जो इन्वर्टेड सिग्नल होगा वो थोड़ा डिले के बाद यहाँ पर पहुँचेगा। नैंड गेट के बारे में आप जानते हैं कि इस नैंड गेट की आउटपुट तभी लो होती है जब इसकी दोनों इनपुट हाई हो। दूसरे अल्फाज में अगर इसकी कोई एक इनपुट भी लो हो गई तो आउटपुट हाई हो जाएगी, यानी कि इसकी आउटपुट लो होने के लिए ज़रूरी है कि इसकी दोनों इनपुट हाई हो। तो अब आप इन दोनों सिग्नल को देखें तो देखें, एक अगर ये इस टाइम पर देखें तो ये वाला हाई है और ये लो है, तो क्या होगा, आउटपुट क्या होगा, आउटपुट हाई होगी, लिहाजा इसकी आउटपुट हाई होगी। और सिर्फ अगर हम ये दोनों सिग्नल दे दें तो ये वाली जो जगह बनती है यहाँ पर क्या है कि ये सिग्नल हाई है और ये सिग्नल भी हाई है। तो ये सिर्फ इतना सारा हिस्सा बनता है जो कि राइजिंग एज जो है इसके बिल्कुल करीब है, जहाँ पर दोनों इनपुट जो हैं वो हाई हैं और हमें इतने दोहराने के लिए लो इनपुट मिल जाएगी, लो आउटपुट मिल जाएगी। अब अगर हम इसको इन्वर्ट कर दें, मतलब ये वाली जो इनपुट है इसको अगर हम इन्वर्ट कर दें तो हमें ये वाली आउटपुट मिल जाएगी। तो होगा क्या कि जैसे ही हमारे पास राइजिंग एज आएगा इसका, तो यहाँ से ये इन्वर्ट होके जाएगी और यहाँ से डायरेक्ट आएगा। इन दो इसके अंदर डिले होगा। नैंड गेट क्या प्रोड्यूस करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा, हम इसको इन्वर्ट कर देंगे तो हर राइजिंग एज पर हमें छोटी सी एक पल्स मिलेगी। तो ये हमारे पास इस चीज़ का मुतबादिल हो सकता है। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले देखा है कि हम जो है वो एक पुश बटन को प्रेस करते तो हमें 5 वोल्टेज मिल जाते थे। तो हमें अगरचे इनपुट पर एक अच्छी खासे टाइम के लिए जो 5 वोल्टेज मिल रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें सिर्फ 5 वोल्टेज उस वक्त मिले जब ये वाला हमारे पास एज आता है। कौन सा एज, राइजिंग एज।
जैसे यहाँ पर लो से हाई इनपुट जाती है। तो आइए इस सर्किट को सिमुलेट करके देखते हैं। हमने इसको पॉज किया हुआ है और इसको हम चलाते हैं। देखें जी, हमने इसको चला दिया है और ये हमारे पास ऑसिलोस्कोप है। हमने इस ऑसिलोस्कोप के ये जो दो पिने हैं, दो चैनल हैं, यानी कि जो ग्रीन से शो हो रहा है और रेड से शो हो रहा है, इन पर हमने इनपुट दिखाई है। मतलब ये इनपुट हमारी डिले के बाद वाली इनपुट है और ये इनपुट जो हमारी असल में इनपुट आ रही है बगैर डिले के। और ये हमने आउटपुट दिखाई है कि जो फाइनल हमें एक ट्रिगर पल्स दिखाएगा कि ये हमारे पास एक जो है वो पल्स हमें मिल चुकी है। तो आइए देखते हैं। हम यहाँ से जाएंगे और अस्सी उसको खोल देंगे। तो अब आप ये देखें कि हमारे पास जैसे ही यहाँ से राइजिंग एज आता है तो क्या होता है, ये देखिए ये राइजिंग एज आया और ये जो है हमारे पास ये जो ग्रीन है, आप ये गौर करें कि बेसिकली ग्रीन चैनल के ऊपर हमारी असली इनपुट आ रही है। तो जैसे ही हमारे पास राइजिंग एज आता है तो उस वक्त हमें क्या मिल जाता है, हमें उस वक्त एक छोटी सी पल्स मिल जाती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक जो है वो राइजिंग एज डिटेक्टर जो है उसको इम्प्लीमेंट कर लिया है। तो आइए अब हम ऐसा करते हैं कि इस राइजिंग एज डिटेक्टर को हम इस जो हमारे पास गेटेड डी लैच है इसके साथ जोड़ देते हैं और इन तमाम चीज़ों को हटा देते हैं। तो ये जो हमारे पास तमाम चीज़ें हैं हम इनको हटा रहे हैं। हमने इन तमाम चीज़ों को हटा दिया। ये हमारे पास राइजिंग एज डिटेक्टर है और अब हमें इनकी भी ज़रूरत नहीं है। हम ऐसा करेंगे कि डी इनपुट पर एक नया सिग्नल दे देंगे और जो हमारे पास क्लॉक है उसको हम इसके साथ जोड़ देंगे। तो ये हमारे पास ये पूरा सर्किट जो है हमने यहाँ पर हम लेके जाना चाहते हैं। हम इसको यहाँ ऐसे सेलेक्ट करेंगे और इसको ड्रैग करके हम लोग यहाँ पर ले आएंगे। यहाँ आ जाएगा। हम इसको क्या करेंगे, इसको हमने किससे जोड़ना है, हमने इसको पल्स के तौर पर इस्तेमाल करना है। यानी कि हमने इसको जो है वो क्लॉक की जगह पे इस्तेमाल करना है। हमने इसको इसके साथ जोड़ दिया और इसके अलावा हम एक और अपना सिग्नल लेते हैं इधर से और ये हम लोग दे देंगे, इसको इधर दे देंगे। हम ऑसिलोस्कोप लेंगे। ये देखिए यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट है, हम यहाँ से अपनी एक ऑसिलोस्कोप ले लेंगे और इस ऑसिलोस्कोप को हम यहाँ रख लेते हैं। अच्छा, ये जो हमारे पास ये चैनल है इस पे हम अपनी आउटपुट दिखा देते हैं और ऐसा करते हैं कि एक इनपुट के ऊपर हम लोग ये इसकी इनपुट दिखा देते हैं, डी इनपुट, और एक इनपुट पे हम लोग ये वाली जगह दिखा देते हैं और एक जो है हमारे पास जो हमारे पास है हम जो हमारी क्लॉक हम इनपुट दे रहे हैं वो दिखा देते हैं। तो आइए इस सर्किट को चला के देखते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हमारा ये सर्किट काम करता है। देखिए जनाब, ये इसको हम थोड़ा सा इसका लेवल सेट करते हैं और इनको हम डीसी पे सेट करते हैं, इसको भी डीसी पे सेट करते हैं, इसको भी डीसी पे सेट करते हैं, इसको भी डीसी पे सेट करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या इनपुट मिल रही है और क्या आउटपुट मिल रही है। जी। तो अभी आप इस पर अगर और करें, इसको थोड़ा सा हम लोग 0.6 कर लेते हैं। ये देखें, अब हमें कुछ इस तरह से इनपुट और आउटपुट का कॉम्बिनेशन मिल रहा है। ये देखिए ये हमारे पास जो है ये हमारी आउटपुट है और ये जो हमारे पास ब्लू है वो हमारे पास है, ये ब्लू है और ये हमारी डी इनपुट है। ये ब्लू क्या है, हमारी डी इनपुट है और ये जो सबसे आखिर में ग्रीन है ये हमारी क्लॉक है। तो हमने जैसा कि पहले हम बता चुके हैं कि हमारी जो आउटपुट है वो किसके मुताबिक होगी, वो डी इनपुट के मुताबिक होगी और लेकिन वो उस वक्त तब्दील होगी जब हमारा राइजिंग एज आएगा। अब आप किसी एक पॉइंट को हम देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर देखें पहले क्या था। अ, अब हम इसको पॉज करके देखते हैं ताकि हम कुछ देख सकें। अच्छा, अब आप ये देखें कि यहाँ पर हमारी जो लैच थी वो सेट थी, यानी कि क्यू पर हाई मौजूद था, जबकि जो उसके कुछ देर बाद हमारी इनपुट लो हो गई लेकिन हमारी आउटपुट लो नहीं हुई। हमारी आउटपुट कब लो हुई,
जैसे ही हमें राइजिंग एज मिला, हमारी आउटपुट लो हो गई। उसके बाद हमारी इनपुट बदलती रही, लेकिन जब तक राइजिंग एज नहीं आएगा उस वक्त तक, देखिए राइजिंग एज यहाँ पर आ रहा है, अभी हम चलाते हैं तो आपको नजर आएगा। जैसे ही राइजिंग एज आएगा तो वो किसको फॉलो करेगा? हमारी इनपुट वो फॉलो करेगा। इसको चला के देखते हैं। ये देखिए कि ये देखें कि यहाँ पर ये क्या देखता है कि हमारी इनपुट क्या है, इनपुट लो है तो इसको लो कर देता है। अब आपको ये यकीनन बात समझ में आ गई होगी कि जो हमारी आउटपुट है वो डी को फॉलो तो करती है, लेकिन अपनी स्टेट कब चेंज करती है? जिस वक्त राइजिंग एज आता है। तो ये था हमारा डी फ्लिप फ्लॉप। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।